जय हिंद दोस्तों, मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल परिवार जीएस वाला पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर होगा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में कि ग्लोब होता क्या है। व्हाट इज ग्लोब? तो मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहा जाता है। अब हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। आपको पता होगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो उसका झुकाव कैसे है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये आपका पृथ्वी का झुकाव है, जो कि तल का है, इस तरीके से है। अगर कोई भी वस्तु झुकती है तो उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी ये वस्तु है, ये झुक रही है, तो एक फिगर इस तरफ बनेगा और एक ये बनेगा। जैसे कि अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं एक तरफ से झुक रहा हूँ तो मेरे फिगर दो बनेगा, एक आगे तरफ बनेगा और एक पीछे तरफ बनेगा। इसी तरह पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे अगर हम 90 डिग्री इसको मानते हैं, तो 23.5 डिग्री अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो बचेगा जो 66 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपने तल पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि काल्पनिक तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आगे हम और देखते हैं ग्लोब के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है? ये आपका स्फीयर है। ये आपका स्फीयर है। अगर हम इसी को दो बराबर भागों में, जैसे कि पृथ्वी है, इसको दो बराबर इक्वल भागों में इक्वेटर डिवाइड करता है। ये हमने 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इस स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा उसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला बनेगा उसको साउदर्न हेमिस्फीयर। स्फीयर का ही जो दो भाग होते हैं उसी को कहते हैं हेमिस्फीयर। मतलब एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, एक साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, जिसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बात करेंगे कि हम किस गोलार्ध में रहते हैं, मतलब कि अगर भारत की अवस्थिति की बात करेंगे तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इक्वेटर के बारे में। तो ये आपका पूरा ग्लोब है, जैसा कि अभी हमने देखा, ये ग्लोब है आपका। मानते हैं इसको ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। तो इसको जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में जो रेखा डिवाइड कर रही है उसको कहते हैं इक्वेटर। इसको हम 0 डिग्री इक्वेटर मानते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को इक्वेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा। क्या हम यहाँ हिंदी पढ़ने आए हैं? नहीं ना। तो हमको ज्योग्राफी के टर्म में यूज़ करना है। तो इसको ज्योग्राफी टर्म में कहते हैं विषुवत रेखा। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। मतलब कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहेंगे विषुवत रेखा। अभी हमने देखा कि पृथ्वी अपने तल पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, और काल्पनिक तल पे कितना झुकी है, 66.5 डिग्री। तो हम ये जो दो लाइनें देखेंगे, कौन कौन सी, 23 1/2 एंड 66 1/2। इन दोनों लाइनों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि क्या कार्य है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है यहाँ पे पृथ्वी, तो ये हमने एक 23.5 डिग्री बना दिया। यहाँ पे भी नीचे भी हमने एक बना दिया। मतलब कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने 23.5 डिग्री खींच दिया है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में खींच दिया है। फिर एक 66 1/2 फिर हमने साउदर्न हेमिस्फीयर में कर दिया, और 66 1/2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर दिया। ये जो लाइनें हैं ये कोई नेचर के द्वारा नहीं, मतलब ये लाइनें भगवान के द्वारा दी हुई नहीं है, ये हमने काल्पनिक रेखाएं मानी है। जितने भी इक्वेटर हो, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, या जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 23 1/2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो इस रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा कहेंगे। और फिर ये नॉर्दर्न, अगर हम 23 1/2 साउथ में आते हैं तो इसी रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ 23 1/2। अगर हम साउथ में आते हैं तो इसको कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा।
अगर हम इसी के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो 23 1/2 नॉर्थ में आपको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो 23 1/2 साउथ में आपको मिलेगा मकर रेखा। इसके ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर से जाएंगे तो 66 1/2 पे आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल, जबकि 66 1/2 साउथ में आएंगे तो आपको अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है। आर्कटिक सर्कल का यूज़ क्या है, अंटार्कटिक सर्कल का यूज़ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या यूज़ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का यूज़ क्या है। तो देखते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो सूर्य है, सूर्य की मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है। मतलब कि सूर्य आपका ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कहाँ तय करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और नीचे की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगा, इसका मतलब सूर्य की जो रोशनी होगी, जो सनशाइन होगी, वो ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। अगर आप बताइए हमको कि अगर सूर्य यहाँ से यहाँ के बीच में है तो ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, ये वाला क्षेत्र कैसा होगा। मतलब कि अगर सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है तो ये इक्वेटर वाला क्षेत्र कैसा होगा, गर्म क्षेत्र होगा। क्या हम इसको गर्म क्षेत्र लिख सकते हैं? अब बताइए, क्या हम इसको गर्म क्षेत्र लिख सकते हैं? नहीं, इसको गर्म क्षेत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी शब्द पढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र को हम क्या लिख सकते हैं, उष्ण कटिबंध लिख सकते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है। अब जैसे यहाँ पता है कि सूर्य यहाँ से हुआ यहाँ, तो क्या आपके मन में आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो आपका अंटार्कटिक सर्कल है, तो क्या यहाँ पे अंधेरा होगा? जी नहीं, यहाँ पे अंधेरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ की जो सूर्य की रोशनी है, जो आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल पे जो भी सूर्य की रोशनी जाएंगी वो तिरछी होकर जाएंगी, सीधी नहीं जाएंगी। जबकि जो आपका कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा वो सीधी रेखाएं जाएंगी। तो यहाँ तो सूर्य की रोशनी जाएगी, लेकिन अगर आप कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो वहाँ से कम जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसा, अब जैसे कि आपको पता है, अभी हमने बताया कि जो सूर्य का मीडियम होगा, जो सूर्य दूरी तय करेगी वो क्या करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और कैप्रिकॉर्न के बीच में। अगर सूर्य कैप्रिकॉर्न पर है, अगर सूर्य कैप्रिकॉर्न पर है तो जाहिर सी बात है ये वाला सर्कल कैसा होगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा, शीत का क्षेत्र होगा। लेकिन ये क्षेत्र कैसा होगा, उष्ण का क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा, उष्ण का क्षेत्र होगा। क्यों उष्ण का क्षेत्र होगा? क्योंकि अभी सूर्य क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो यहाँ पे तिरछी रोशनी पड़ेगी। जैसे ही सूर्य आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, जैसे ही सूर्य आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, फिर क्या होगा, ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, फिर ये क्षेत्र हो जाएगा आपका उष्ण क्षेत्र हो जाएगा, और ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शीत का क्षेत्र हो जाएगा। तो अभी हमने बीच वाला क्षेत्र देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। और अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। शीत प्लस उष्ण का क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के जो बीच का क्षेत्र होगा उसको कहेंगे शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। क्यों शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे, ये हमने अभी समझ लिया। अब बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ मतलब आर्कटिक सर्कल से ऊपर। आर्कटिक सर्कल से ऊपर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। अब यहाँ पे आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, तो ये कैसा क्षेत्र होगा, अगर वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी तो कैसा क्षेत्र होगा, शीत का क्षेत्र होगा। इसको क्या कहेंगे, शीत का क्षेत्र होगा। ये कैसा क्षेत्र होगा, शीत का क्षेत्र होगा। तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अच्छा, कटिबंध का मतलब क्या होता, आप लोगों के मन में आता होगा कि ये कटिबंध सर जो बार बार यूज करें इसका मतलब क्या होता है। तो कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों एरिया, एरिया होता है कटिबंध का मतलब। तो अभी हमने 3 नाम देखे, 3 टाइप के कटिबंध देखा। पहला कौन सा देखा हमने, उष्ण कटिबंध देखा। दूसरा क्या देखा, शीतोष्ण कटिबंध देखा। तीसरा क्या देखा, शीत कटिबंध देखा। फिर से हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर हम इसी रेखा के ऊपर जाएंगे नॉर्थ में 23 1/2 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। अगर हम ये 23 1/2 साउथ में आते हैं तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जिसको मकर रेखा कहते हैं।
ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हैं 66 1/2 पे, हमको तो आर्कटिक सर्कल मिलता है। और अगर हम 23 1/2 के नीचे साउथ में आते हैं तो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है। इसके नीचे हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री साउथ पोल हो जाएगा और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि क्या होता है ग्लोब में, रेखाएं क्या होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। लैटिट्यूड लाइंस को याद करने, अगर आपसे इस फिगर को दिखाया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर हमने बता दिया कि लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड जो भी लेटी हुई लाइनें होंगी उसको हम लैटिट्यूड लाइंस कहेंगे। तो ये बीच में आपका 0 डिग्री मान लेते हैं हम, ये बीच में आपका 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, विषुवत रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद ये जो आपकी लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं, ये सभी लाइनें क्या होंगी, आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, जिसको कहेंगे लैटिट्यूड लाइंस कहेंगे। अगर इसी के बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होता है, दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा, दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे देशांतर रेखाएं कहेंगी। मतलब कि ये आप देख रहे हैं इस तरीके का फिगर, ये फिर दूसरी रेखाएं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये आपके कौन सी रेखाएं होंगी, इसको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जो भी पृथ्वी को इक्वल पार्ट में ये लाइन डिवाइड कर रही है 0 डिग्री इक्वेटर, ये पोल में एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेट किया और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसके ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री आपको मिलेगा, मतलब 90 आपको अक्षांश मिलेंगे, 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। और फिर नीचे आएंगे तो भी आपको 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं या कुल अक्षांश की बात करते हैं, तो कुल अक्षांश क्या होगा, 90 आपको ऊपर मिल गया, प्लस 90 आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में मिल गया, प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि ये जो बीच का इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, इसको भी हम अक्षांश रेखाएं ही मानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की, तो वो हो जाएगा 181 हो जाएगा। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो 181 होगा। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड का फिगर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड की डिफिनेशन क्या होती है कि दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो ये जो बीच में है, इसके इधर, इसके मतलब ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, ईस्ट साइड 180, ईस्ट साइड 180 रेखाएं होंगी, प्लस वेस्ट साइड भी 180 रेखाएं होंगी। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 360 मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कुल देशांतर की बात करेंगे तो 360 होगा, जबकि कुल अक्षांश की बात करेंगे तो 181 होगा, मतलब 181 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो सबसे टिपिकल सवाल पूछेगा वो क्या पूछेगा, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होगी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 11 किलोमीटर होती है। इसको इस तरीके से सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि बताइए दो समांतर अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है, दो समांतर अक्षांश के मध्य की दूरी क्या होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं से कैसे सवाल बनेगा, देशांतर रेखाओं से सवाल ये बनेगा कि बताइए दो देशांतरों के मध्य की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, दो देशांतरों के मध्य की अधिकतम दूरी कहाँ होती है। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये एक फिगर यहाँ से बना, एक इधर से बना, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, खाली है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो होती है वो इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों की मध्य की दूरी इक्वेटर पे सबसे अधिक होगी, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो दो देशांतरों की मध्य की दूरी सबसे कम ध्रुवों पर होगी, 0 किलोमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं, जो दोनों तरफ की रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं, दोनों पोल पे आके मिल रही हैं। तो पोल पे दूरी सबसे कम होगी और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। तो दो देशांतरों के मध्य की अधिकतम दूरी कहाँ होगी, आपकी इक्वेटर पे होगी, जबकि न्यूनतम की बात करेंगे तो ध्रुवों पर होगी। तो इस तरीके से हमने देशांतर और अक्षांश को ख़त्म किया।
अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो भारत को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत जो अपना प्यारा भारत है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, मतलब कि कर्क रेखाएं गुजरती हैं। अब सवाल बनता है इस तरीके से कि बताइए भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जो कर्क रेखा गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। तो आज ही हम इस क्लास में ही तुरंत उसको याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हम फिर से स्टार्ट करें कि फिर से बता रहे हैं आपको कि भारत से जो कर्क रेखाएं गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्यों का नाम हम अभी तुरंत याद करेंगे ट्रिक के माध्यम में। तो ट्रिक क्या है? गरम छाछ पियो तुम। लिख दे रहे हैं हम, क्या है? गरम छाछ, इधर आते हैं, पियो तुम। मतलब कि जैसा कि आपको पता है अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अब तो बरसात आ गया लेकिन फिर भी गर्मी है। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं? ठंडा छाछ पीते हैं, लेकिन हमको ठंडा नहीं पीना है, हमको क्या पीना है? गर्म छाछ पीना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फिर से अपने ट्रिक के पास वापस आते हैं। गरम छाछ पियो तुम। ग से हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। हम शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से नाम को लिख लीजिएगा नोट्स में। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आर से हो जाएगा राजस्थान, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मतलब गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और बात करेंगे छाछ की तो पहला आएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद बात करेंगे तो झारखंड। मतलब कि इन 5 नामों को हम रिवीजन करते हैं। गरम छाछ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर से रिवीजन करिए हमारे साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर बात करते हैं पियो। पियो से मतलब कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें। टू से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, टू से त्रिपुरा हो जाएगा, जबकि एम से क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा 8 राज्यों को, और ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश की। तो ट्रिक का क्या था? गरम छाछ पियो तुम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य थे जो कर्क रेखाओं से गुजरते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपना ये ज्योग्राफी का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे जीएस वाला चैनल को, जीएस वाले प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।